Hello everyone, welcome to CUET Concept. I am Vishnu Mohan Pathak, your guide and mentor for CUET PG English exam. और हम आज 2025 के CUET PG इंग्लिश के पेपर का सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है ये समझा है, उन क्वेश्चंस को उनके टॉपिक्स से कैसे रिलेट करना है और बेसिकली आप किन सोर्सेज के जरिए जाएंगे तो आपको वो क्वेश्चंस इजी लगेंगे। हमने इन चीज़ों की बात की है। उस वीडियो पे हम थोड़ा डेप्थ में गए थे, उसमें थोड़ी डेप्थ एक्स्ट्रा है, इसलिए उस वीडियो की लेंथ 35 क्वेश्चंस पर ही ज़्यादा हो गई थी। पर आज के वीडियो में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि हमें आज 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें अगर आपने उसे नहीं देखा है तो। कमिंग टू क्वेश्चन 36, क्योंकि हमने 35 तक उसमें कर लिया है। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डाइवर्स भी है। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब बेसिकली इसमें आपको डेट्स ही जाननी है, पर फिर भी हम कुछ और जानेंगे। जैसे कि प्री राफेलाइट ब्रदरहुड का आपने नाम सुना होगा। ये 1848 में एक सॉर्ट ऑफ एसोसिएशन जैसा फॉर्म हुआ था। इसमें डीजी रॉसेटी थे, विलियम हॉलमन हंट थे, इसी तरह एक मिलेज थे। ये कुछ पेंटर्स और आर्टिस्ट्स का ग्रुप था जो ये सीख कर रहे थे कि जैसे पेंटिंग में फिर से कलर्स डाले जाएं, बहुत कलरफुल चीज़ों की ओर बढ़ा जाए। जो लिबर्टी है पोएट्स की, पेंटर्स की, उसको इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रिजर्व किया जाए, प्रिजर्व करने का ही इनका या प्रिजर्व या रिवाइवल करने का एक आइडिया था। तो इसमें राफेल कौन है? ये एक इटालियन पोएट थे, इटालियन पेंटर थे। ये 1400 के आसपास उनका बर्थ हुआ था, 1400 टू 1500 के बीच में। तो उनके पहले के जो आइडियल्स थे पेंटिंग में, उनको ये लोग इन्फोर्स कर रहे थे। इसमें एक बहुत अच्छी पेंटिंग है ओफिलिया की। ओफिलिया ड्राउंड है। ओफिलिया कौन थी? हैमलेट की एक कैरेक्टर है जो बेसिकली ड्राउंड थी और उसको जॉन ई मिलेस ने ड्रॉ किया है, पेंट किया है। ये आप जरूर देख लें गूगल पे। सेकेंड तो ये हो गया 1848। सेकेंड है एडवर्डियन एज। ये जस्ट आफ्टर द विक्टोरियन एज 1901 टू 14 में है। इसमें जैसे द थॉट ऑफ न्यू वुमन, द आइडिया ऑफ न्यू वुमन एमर्ज्ड। राइटर्स लाइक जोसेफ कनराड वर राइटिंग इन दिस पीरियड। और भी राइटर्स थे, H.G. वेल्स के भी वर्क्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो सिंपल आइडिया हो गया। एडवर्ड 7th का पीरियड है ये। और ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे आप हमेशा याद रखेंगे। ग्रेवयार्ड क्या है? दीज वर द राइटर्स हु वर राइटिंग ऑन थीम्स लाइक डेथ। अब ग्रेव मतलब तो आप समझते ही हैं। तो डेथ है, मोर्टैलिटी है जिसमें डेथ की बात है, मोर्टैलिटी की बात है, और इस सिमिलर इशू जिसमें एक मेलांकलिक टोन है। और इनकी जो सेटिंग्स होती थी वो चर्च यार्ड होती थी या ग्रेव यार्ड होती थी। इसमें एक बहुत फेमस पोम आपने सुना होगा, एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड। ये किसकी पोम है? ग्रे की, टॉमस ग्रे की पोम है। ये आई थी 1751 में। तो रफली 1740s टू 50s को हम लोग रख सकते हैं। जैसे इसमें एडवर्ड यंग करके एक थे पोएट थे, रॉबर्ट ब्लेयर करके एक हैं राइटर पोएट। उनकी एक पोम है, उसका टाइटल भी है ग्रेव, अ ग्रेव या द ग्रेव करके, 1743 की वो पोम है। ये तो अब आपको पता चल गया। तो ऑर्डर क्या है? अभी एक और बाकी है, स्टर्म एंड ड्रैंग। ये जो टर्म है स्टर्म और ड्रैंग, ये एक्चुअली जर्मन से लिया गया है। मैंने अपने ग्रेजुएशन में जर्मन में ही पढ़ी थी, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि ये एंड की जगह उंड होना चाहिए ओरिजिनली। उसका मतलब भी एंड ही होता है, पर एनटीए ने थोड़ा बहुत वो किया है, मॉडिफिकेशन किया है। तो ये क्या है? एक प्रोटो रोमांटिक, मतलब रोमांटिसिज्म से पहले का प्रोटो रोमांटिक है। एक मूवमेंट सॉर्ट ऑफ समझ सकते हैं, एक हाँ मूवमेंट ही कहेंगे। और इसमें जर्मन लिटरेचर और म्यूजिक के ऊपर है। जर्मन लिटरेचर और म्यूजिक इसमें कवर्ड था, है ना। इसमें एक स्पेशल बात ये होती थी, स्टॉर्म एंड ड्रैंग का खैर मैंने मतलब नहीं बताया आपको। स्टॉर्म का मतलब होता है स्टॉर्म, जैसे हम तूफान के केस में समझते हैं स्टॉर्म, और ड्रैंक का मतलब होता है स्ट्रेस। थोड़ी गर्मी हो रही है करंटली।
और ये इसका पीरियड है, अब मैं वापस से सब मिटा देता हूँ, इसका पीरियड है 1760s का, है ना, और इसको हम लोग 1750s में रख लेते हैं, 1740s to 50s रख लेते हैं ग्रेवयार्ड स्कूल को। तो उस हिसाब से अरेंज करेंगे तो हम सी से शुरू कर सकते हैं, ग्रेवयार्ड से शुरू कर सकते हैं। स्ट्रॉम एंड ड्रैंक चूँकि 1780s तक गया है, और इसकी एक फेमस राइटिंग जो है वो है सॉरोज ऑफ यंग वर्दर। वर्दर की स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूँ, वर्दर, ये 1774 में आया था, सॉरोज ऑफ यंग वर्दर, ओरिजिनली जर्मन में लिखा हुआ है, और ये इसके राइटर हैं गोटे। इनको लोग गेटे पढ़ते हैं, पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन गूगल पे बताया है उससे गोटे। तो ये हो गया। अब हमारा अरेंजमेंट क्या है कि ग्रेवयार्ड से अगर हम शुरू किए, सी फर्स्ट है और हमारा डी सेकंड है, तो ये तो एक ही कॉम्बिनेशन में, तो इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं। द सेंट्रल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द एनलाइटनमेंट, शायद क्वेश्चन नंबर 4 जो फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें हम लोगों ने एनलाइटनमेंट के ऊपर ही बात की है, जिसमें रीज़न की बात हो रही है, साइंटिफिक मेथड की बात हो रही है, लिबर्टी की बात हो रही है। तो जब लिबर्टी की बात हो रही है तो ये अब ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, द सेंट्रल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द एनलाइटनमेंट वर इनिमिकल टू विच, इनिमिकल मतलब विरोधी, विरोध या ऑपोजिशन सॉर्ट ऑफ समझ लीजिए, है ना, अनफ्रेंडलीनेस सेंट्रल डॉक्ट्रिन्स की किस में से थे। तो इंडिविजुअल लिबर्टी का तो वो लोग चाहते ही थे, रूल ऑफ लॉ वो लोग चाहते ही थे, एब्सोल्यूट मोनार्की वो क्यों चाहेंगे? अगर आप फ्री हैं, आप रीजन करते हैं, तो किंग ही सब, राजा ही सब कुछ होगा, ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे। तो ऑब्वियसली यही है रॉन्ग ऑप्शन, बट हमारे लिए इसका राइट आंसर ये है। और रिलीजियस फ्रीडम की भी वो बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट मोनार्की, जैसे इसके ऊपर रूसो ने, ये मेरे एक फेवरेट थिंकर्स में से, इनकी एक बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कभी कभी पढ़ी जा सकती है। ये रूसो कहते हैं कि भाई एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए जिसमें लिमिटेड गवर्नेंस की बात हो, आपके ऊपर लिमिटेड कंट्रोल हो। तो इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट मोनार्की, दिस वन। आई थिंक आई नीड टू, क्वेश्चन 38 में है कि इसमें मैच करने हैं थियोरी को उसके थिंकर से। तो फर्स्ट इज द थियोरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। तो यूटिलिटेरियनिज्म क्या है? एक मॉरल फिलॉसफी है जो कहती है कि we have to ensure the well-being and happiness, not only ensure but we have to maximize the well-being and happiness of most number of individuals, मतलब लोगों के लिए अच्छा करने का ख्याल है, ठीक है। तो यूटिलिटी का क्या मतलब? कोई चीज़ जो उपयोगी हो। तो ये लोग कैसे आए, कहाँ से? कॉन्सिक्वेंशलिज्म, एक कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म का है, इसमें ये लोग बस वही कहते हैं कि कोई अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो हाउ आर वी गोइंग टू जज इट? वी आर गोइंग टू जज इट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आउटकम्स एंड नॉट बाय इट्स इंटेंशंस। तो अगर कोई चीज़ अच्छी आउटकम दे रही है तो उसका इंटेंशन अच्छा है, यूटिलिटेरियनिज्म। इसके दो ही मेजर थिंकर्स हैं जिनको हम समझते हैं, एक है जॉन स्टुअर्ट मिल और दूसरे हैं जेरेमी बेंथम। और इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि जे.एस. मिल स्ट्रेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्लेजर्स, क्वालिटी ऑफ द हैप्पीनेस, वेयर एज बेंथम वाज ओनली एसोसिएटेड विद द क्वांटिटी ऑफ प्लेजर्स, कि लोग कितना ज़्यादा खुशियाँ उनको मिले। बल्कि इसमें मिल का कहना है कि आप लोग मतलब जो क्वालिटी ऑफ प्लेजर्स है वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है। और इनका टाइम लाइन है 1806 to 1873। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, अभी हम लोग इनको आगे भी हो सकता है क्वेश्चंस में पाएँ। तो ये हो गए। फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी किसको बोलते हैं? रेने डेकार्ट को। हमने पहले भी जो क्वेश्चन एनलाइटनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 पे डील किया है, उसमें हमने रेने डेकार्ट की बात की है। द डिस्कोर्स ऑन मेथड, द डिस्कोर्स ऑन मेथड, ये जो है ये डिस्कोर्स है यहाँ तक और ये ऑन है। ये वर्क आया है 1637 में, हमने फर्स्ट वीडियो में इसकी बात की। इसमें एक बहुत फेमस फिलॉसफी है विच इज़ नोन एज कॉजिटो एर्गो, आई थिंक इट्स एर्गो सम, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इफ आई एग्जिस्ट हाउ डू आई नो दैट आई एग्जिस्ट।
बिकॉज आई एम एबल टू थिंक दैट आई एग्जिस्ट, मैं सोच पा रहा हूँ कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, वेदर आई एग्जिस्ट और आई डो नॉट एग्जिस्ट, यही बात प्रूव करती है कि मैं हूँ, क्योंकि मैं सोच पा रहा हूँ कि मैं हूँ। तो ये फिलॉसफी है इस बुक में लिखी हुई थी जो मैंने पहले बताई, ये रेने डेकार्ट की हो गई। एम्पिरिसिज्म और रैशनैलिटी। एम्पिरिसिज्म क्या है कि आप सारे नॉलेज का सोर्स जो है सेंसरी एक्सपीरियंस है, बॉडी से जो एक्सपीरियंस हो रहा है। रैशनैलिटी आप समझते ही हैं, लॉजिक वाली बात। तो इसका संबंध इमैनुअल कांट से। कांट कहते हैं कि रैशनैलिटी इज द बिगेस्ट मॉरल प्रिंसिपल बेसिकली। कांट का क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790 में आया था। ये हालांकि इनका बहुत डायरेक्ट संबंध एम्पिरिसिज्म से नहीं है, पर इससे है। और व्हाट इज पैंथिज्म, बचते हैं बरूक स्पिनोजा। तो पैंथिज्म इज द बिलीफ दैट गॉड इज यूनिवर्स, यूनिवर्स इज गॉड, दैट गॉड लाइज इन एवरीथिंग, है ना, कण कण में शंकर, हर जगह भगवान है। तो ये जो आइडिया है वो कहा जाता है पैंथिज्म। और ये अराउंड 17th सेंचुरी में बैरुक स्पिनोजा जो थे, ये डच फिलोसफर थे। हाँ, तो अब ये हम मैच कर लेंगे उस हिसाब से कि, सॉरी हमने गलती की, ए का A3 है, A3 किस केस में, सिंपल केस है, ठीक है, ये आंसर होगा। 39 हु अमंग द फॉलोइंग इज ए साइंस फिक्शन राइटर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। वाल्टर स्कॉट ऑप्शन है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर्स बोलेंगे क्योंकि इसमें अमेरिकन लोग भी हैं। वाल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नावल लिखते थे, जैसे कि उनकी नावल है इवान ह, ठीक है। अब बचे आइजैक एसिमोव। अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत भी अमेरिकन लिटरेचर जानते हैं, तो आपको मालूम होगा कि ये बेस्ट 3 साइंस फिक्शन राइटर्स में काउंट किए जाते हैं। तो एसिमोव इसके सही आंसर है। डैन ब्राउन भी लिखे हैं थोड़ा बहुत, जैसे उनका एक वर्क है दा विंची कोड, उसमें है थोड़ा बहुत साइंस फिक्शन, बट वो थ्रिलर ही मेनली लिखते हैं। और जॉर्ज एलियट तो आपको पता ही है कि वो रियलिस्टिक नॉवेल्स की ओर थी, जैसे कि मिडिल मार्च। ये इनका जो टाइम पीरियड है 1920 से 1992 है आई बिलीव। और इनके कुछ वर्क्स हैं जैसे रोबोट सीरीज़ और फाउंडेशन सीरीज़। तो ऐसे इससे अधिक इस पर जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। फिर इंडियन लिटरेचर्स का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट बुक ऑफ ग्रामर। इट्स ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप बात करें प्रश्न उपनिषद, आपको पता है उपनिषद में तो ग्रामर की बुक नहीं है, वो अष्टाध्यायी बाई पाणिनि। हमारा राइट आंसर हमारे सामने है, पाणिनि, ठीक। ये ग्रामर की बुक है जो डेरिवेशनल मेथड्स पे बेस्ड है। व्हाट आर डेरिवेशनल मेथड्स? बेसिकली जैसे हम समझते हैं कि कुछ वर्ड्स में वी यूज अ सफिक्स और या फिर वी यूज अ प्रीफिक्स, ठीक है। तो इससे हम करते क्या हैं, हम इससे करते हैं कि एक नए वर्ड की फॉर्मेशन प्रोसेस में ये यूज होते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। जैसे कि इफ़ आई से एक वर्ब है, एक वर्ड है से ड्रिंक, ड्रिंक पी वर्ब के केस में भी हो सकता है, और उसको ड्रिंकेबल बनाने के लिए एक नया वर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या किया, एबल ऐड कर दिया। तो इससे ये इसका वो चेंज हो गया, इसका नेचर चेंज हो गया वर्ड का। ऐसी ही चीज़ों के बेस पर लैंग्वेज को समझने की कोशिश हो रही है। नाट्यशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है बाय भरत मुनि। ये वर्क अराउंड 200 BCE से लेके 200 CE के बीच में कहीं भी हो सकता है, CE के बीच में। और इसमें ही रसाज के बारे में, रस थियरी की बात की गई है। रसाज के बारे में 8 रसाज, जैसे वीर रस, करुण रस, विभत्स रस, ऐसे। मेघदूत आपको पता है लिरिकल पोम है कालिदास की, इसके बारे में हमको इससे ज़्यादा नहीं जानना चाहिए। यहाँ जैसे हमने वर्ब्स, एडजेक्टिव ये सब देख लिया, ठीक है। इसका आंसर अष्टाध्यायी है। और अगेन ये इंडियन लिटरेचर्स का क्वेश्चन है जो हम पार्ट 1 में बार बार रेफर कर रहे हैं कि लिटरेचर्स, जिसमें कि इंडियन क्लासिकल और बाकी लिटरेचर्स को काउंट किया जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स प्रोमिनेंट लिटरेरी जॉनराज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिगिनिंग विद द अर्लीस्ट। आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जॉनराज और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही क्लियर हो जाएंगे अगर आप एक बेसिक आउटलाइन जानते हैं तो। गॉथिक नॉवल, इसका जो कॉन्सेप्शन है ये थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इसमें हॉरर होता है, इसमें उस तरीके की सेटिंग होती है भूत प्रेत वाली। तो अराउंड 1760 से
अर्ली मतलब 1790s तक इसका एक बेसिक पीरियड दिखता है। जैसे एन रेडक्लिफ का ये तो अच्छा लिख नहीं पा रहा हूँ, मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो आई थी आई थिंक 1794 में, तो वो पीरियड गॉथिक नॉवल है, इसमें बहुत सारे और कंट्रीब्यूटर्स हैं। न्यू गेट फिक्शन क्या है? न्यू गेट फिक्शन बेसिकली एक प्रिजन हुआ करता था इंग्लैंड में, लंदन में एक प्रिजन हुआ करता था, तो उसका नाम था न्यू गेट प्रिजन। तो कुछ राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने न्यू गेट के अराउंड स्टोरीज वीव की। उन्होंने क्रिमिनल्स को थोड़ा ग्लैमराइज किया, जो हाईवे पे क्रिमिनल्स घूमते हैं जो इस तरीके के, तो उसको न्यू गेट फिक्शन कहा गया। इवन चार्ल्स डिकेंस हैज़ मेंशन्ड द न्यू गेट प्रिजन इन हिज वर्क्स। तो इसके एक मेजर कंट्रीब्यूटर थे विलियम हैरिसन एंसवर्थ, विलियम हैरिसन, है ना। तो न्यू गेट फिक्शन अराउंड 1830s में बहुत पॉपुलर था। एक्सप्रेशनिज्म तो अगेन फिर आर्ट, पेंटिंग, पोएट्री तक घूम फिर के आ गया, 1910 से 1920s के बीच में है। इसमें क्या है, डिस्टॉर्टेड रियलिटी दिखाने की कोशिश की जाती है। एक बहुत अच्छी पेंटिंग है मंच की, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए गूगल पे, टाइटल्ड है द स्क्रीम, ठीक है, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और मेटाफिजिकल पोएट्री तो जॉन डन, और मतलब अगर 16 उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग 1600 के आसपास को इस पीरियड को बेसिकली हम लोग काउंट कर सकते हैं। हालांकि इसका जो ब्रॉडर डिवीज़न है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स हैं। डन का एक अलग एक है, और मार्वेल एकदम एग्जैक्ट मैच नहीं करते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, डी से शुरू किए, डी, अच्छा शुरू करने पर डी ए बी सी एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। बहुत गर्मी हो रही है करेंटली, कुछ रीजन्स है इलेक्ट्रिसिटी के, तो हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। 1760s के आसपास हम इसको डेफिनेट करके चलते हैं। सबसे पुराना ही, इन सबसे तो पुराना ही है। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच अमंग द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफीज बाय इंडियन वुमेन इज़ द अर्लीस्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। रमाबाई रनाडे का ये भी सोशल वर्कर थी, और आवर लाइफ टुगेदर ये एक पुराना वर्क है इनका, ये भी 1800 टू नहीं, ये समवेयर अराउंड 1900 ये वर्क आया है, आई एम नॉट श्योर। इसका आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है रास सुंदरी देवी। अगर आप बंगाली के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं, तो शी वॉज द फर्स्ट मॉडर्न बंगाली राइटर टू राइट अ फुल फ्लेजेड ऑटोबायोग्राफी। तो इनका रास सुंदरी का माई लाइफ जो है ये, या इसको इसको अमर जीवन करके, ये 1876 में सबसे पहला वर्क जो है वो यही आ रहा है। और हाँ, फिर वीव ऑफ माई लाइफ है, ये क्वेश्चन है द वीव ऑफ माई लाइफ, ये उर्मिला पवार का है, 2008 में आया है, और ये दलित लिटरेचर का वर्क है। इसकी ये ओरिजिनली इस इंग्लिश में नहीं था, मराठी में था, आयदान नाम से ये बास्केट को रेफ़र करता है। तो उर्मिला पवार की इस वर्क को ट्रांसलेट करने वाले जो ट्रांसलेटर का नाम है, उनका नाम ट्रांसलेटर दोबारा बोल दिया, वो है माया पंडित। ये इफ्लू में प्रोफेसर थी, EFLU में, माया पंडित। तो इन्होंने इस वर्क को ट्रांसलेट किया। ये क्वेश्चन आया है अलग अलग पेपर्स में, जैसे कि नेट इत्यादि में। लक्ष्मीबाई तिलक द मेमोइर्स ऑफ अ स्पिरिटेड वाइफ, ये वर्क भी मराठी में था ओरिजिनली, ये 1930s के आसपास में समवेयर लिखा गया है ना। और इसका ओरिजिनल टाइटल था स्मृति चित्रे। ये अगेन क्वेश्चन कहाँ से, किस क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, ये पूछा गया है क्योंकि ये इंडियन लिटरेचर का पार्ट है। इसका करेक्ट आंसर है रास सुंदरी देवी, ये वाला, ठीक है। अभी मेरा पेन सिलेक्शन से हट गया है। 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू अरिस्टोटल्स क्लासिक एनालिसिस ऑफ ट्रेजेडी। अब हम ट्रेजेडी के बारे में तो बहुत सीरियसली नहीं देखने वाले हैं। आपको पता है कि ट्रेजेडी इज द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, माइमेसिस इमिटेशन होती है। ट्रू पूछ रहा है ना, हाँ। ट्रेजेडी इंटेंड्स टू अकम्प्लिश द कैथारसिस ऑफ इमोशंस, बिल्कुल कैथारसिस इज द परगेशन ऑफ इमोशंस, बाहर आना, आंसू बहना, इस तरीके की चीज़ें। और फिर पिटी और फियर उसमें शामिल है। तो
कैथारसिस भी ट्रू है। ट्रैजिक हीरो इज़ एन एवरीडे पर्सन, नहीं भाई, अगर एवरीडे पर्सन है, मान लीजिए मैं गरीब आदमी कोई हो, मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे साथ कुछ हो जाए, तो यू विल थिंक दैट इट वॉज बाउंड टू हैपन, बट द ट्रैजिक हीरो इज ऑफ नोबल बर्थ, इज़ अ नोबल पर्सन, ही इज़ ऑफ हाई स्टेटस। तभी उसके जब लोग देखेंगे कि इस इतना बड़ा आदमी जब इतनी बुरी तरह फेल हो सकता है, इतना बुरा हो सकता है इसके लाइफ में, तो हमारे में तो और ज़्यादा चांसेस हैं। इसीलिए ट्रैजिक हीरो, ये ऑप्शन गलत है। इट इज़ हेमर्शिया विच ऑफन लीड्स टू, मतलब ये जो ट्रैजिक फ्लॉ जिसे बोलते हैं, हेमर्शिया की वजह से ही आदमी के अंदर कोई कमी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से ही वो सफरिंग उसकी आती है। तो इसमें ए ट्रू है, बी ट्रू है और डी ट्रू है, ए बी डी, दिस वन। क्वेश्चन 44, अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द ऑर्डर दे वर रिटन फ्रॉम द अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। ये सब क्वेश्चंस मुझे पसंद तो बिल्कुल नहीं है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस मुझे पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्योरली आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं। पर अब चूँकि ये चीज़ें हैं तो आपको जाननी ही होंगी। ये 2006 में आई है, किरण देसाई का वर्क है। आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो अनीता देसाई और किरण देसाई में अंतर जरूर कर लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। द गाइड आपको पता ही है, 1958 में बहुत फेमस वर्क है आर के नारायण का, नारायण, ठीक है। इस पे फिल्म भी बनी है देवानंद वाली। फर्स्ट वीडियो में बात किए हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स 1937 मालगुड़ी के ऊपर। एंड दिस शैडो लाइंस, ये वर्क जो है, अगर आप BHU का सिलेबस देखेंगे, BHU सिलेबस मास्टर्स का, तो इसमें ये वर्क प्रेस्क्राइब्ड है। और आई एम सजेस्टिंग, व्हाट आई एम सजेस्टिंग दैट यू हैव टू लुक एट दिस सिलेबाई ऑफ अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ बिफोर यू गो टू अटेम्प्ट द एक्चुअल एग्ज़ाम। रीज़न ये है कि आपको बहुत सारे वर्क्स और उनके ऑथर्स, अगर आपने थोड़ी और मेहनत की और उनके टाइमलाइन पता कर ली तो आपको बहुत डाइवर्स चीज़ें पता चल जाएंगी। इवन इफ़ हम लोग अपने कोर्स में इन सारे फेमस राइटर्स को डिस्कस करने वाले हैं लेकिन फिर भी वही है कि हम आपको एक्स्ट्रा इस पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप सिलेबाई देखेंगे। तो ये 1988 में शैडो लाइंस आई है। अच्छा, इसका वो भी देखना पड़ेगा अर्लीस्ट से उसमें, तो इसमें 1937 सी से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, यही, बहुत आसान है, ठीक। 46 into the darkness they go, the wise and the lovely crowned with lilies and with laurel they go, but I am not resigned। ये पोम पढ़ के ही लग रही है कि डार्कनेस दे गो, कहीं जाने की बात हो रही, कहाँ, इट, यहाँ से बाहर, यानी कुछ डेथ वाला सीन है, डार्कनेस की बात है, ठीक है। वाइज एंड द लवली, कोई था पहले, क्राउन विद लिलीज, किसी पे फूल कब चढ़ाया जाता है, तो वही सीन है। तो ये क्या है, किस फॉर्म ऑफ पोइट्री है, पूछ रहा है कि किस में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पास्टोरल, तो रूरल या उस तरीके की कुछ बात हो नहीं रही है। एलिजी है ये डेफिनेटली, क्योंकि इसमें लैमेंटेशन है, इसमें एक पर्सनल इमोशन है कि आई एम नॉट रिजाइंड, मैं अभी मतलब हूँ मैं यहाँ, और ओड हो नहीं सकता, फॉर्मल स्ट्रक्चर में बहुत नहीं है। लिरिक कई तरीके की हो सकती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली क्या है, ये एलिजी है। इसलिए अब पास्टोरल एलिजी कुछ लोग बोलेंगे, पर ये पास्टोरल एलिजी नहीं है, ये नॉर्मल एलिजी है, तो इसलिए इसका हम लोग एलिजी कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो आप जब कॉमेडी पढ़ेंगे तो उसमें एब्सर्ड थिएटर भी पढ़ेंगे। इफ़ यू रीड एब्सर्ड थिएटर, यू आर लाइकली टू रीड, यू आर नॉट लाइकली, यू शुड रीड व्हाट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, है ना। कि जैसे इसका मेन फिलॉसफी क्या है इसकी, कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। पहले हम एग्जिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कि हम कौन हैं। पहले तो हम जिंदा हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम आदमी हैं कि गाय हैं कि क्या हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत मालूम हो तो मैं इन ऑप्शन से ही आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ। फोकस ऑन रेडिकल इंडिविजुअल फ्रीडम। अगर आप एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करें तो सैमुअल बेकेट ने इस फिलॉसफी को काफ़ी अपने वर्क्स में दिखाया है, जैसे कि वेटिंग फॉर गोडो जो है, एन अटेंडांग गोडो जिसका ओरिजिनल टाइटल था, वेटिंग फॉर गोडो, ये वर्क उनका बहुत फेमस वर्क, इसमें एग्जिस्टेंशियलिज्म, तो उसमें रेडिकल इंडिविजुअल फ्रीडम ऑब्वियसली। अल्बर्ट कामू एंड जॉन पॉल सार्त्र आर थिंकर्स राइटर्स एसोसिएटेड। कामू का मिथ ऑफ सिसिफस, M.H. अब्राम्स के पेज 1 में 1942 की इस वर्क का जिक्र है।
जॉन पॉल सार्त्र एग्जिस्टेंशियलिज्म इज़ ह्यूमनिज्म एक बहुत फेमस ऐसे है। जो मैंने पहले बोला ना कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, ये टर्म, ये फ्रेज भी इनका ही दिया हुआ है। इसके बारे में भी आप देख सकते हैं, पेज 1 पर ही लिखा हुआ है, मैन ऑफ लेटर्स करके इनका नाम। द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज़ वन ऑफ द मेजर थीम्स, पहले ही बोला, इसका और एब्सर्ड थिएटर का संबंध है। तो ये 3 ऑप्शंस ट्रू हैं। इट इज़, अब हमें मालूम है कि 3 ही, एक बस यही है जिसमें 4 हैं, बाकी तो इट इज़ इमीडिएट, इट्स इमीडिएट इंस्पिरेशन वॉज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो गलत बात है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की जगह इसका इमीडिएट इंस्पिरेशन 20th सेंचुरी में था, 20th 19th के एंड, वही वाला फेज। तो इसमें जो होगा वो ABC होगा, फर्स्ट वन। दिस वन इज करेक्ट, नॉट दिस वन। ऑफ ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमरिंग स्नो ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ दिस शिमला हिल्स। वाह, पढ़ के तो बड़ा अच्छा लगा। पूछ रहा है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल ऑक्सीमोरन का तो नहीं हो सकता, एलिगरी इसमें कुछ रेफरेंस तो नहीं है, ऑनोमेटोपोइया, शिमरिंग की बात हो रही है, बाकी कुछ और नहीं है ये एलिट्रेशन, जिसमें रेपिटिशन ऑफ सेम साउंड्स होते हैं बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में, जैसे जो क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं उनमें सेम साउंड, शिमरिंग, स्नो, सदर्न स्लोप ऑफ शिमला, ऐसे। ठीक है, तो ये एलिट्रेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। ये टर्म्स में आता है तो हम लोग इसको ऑब्वियसली पढ़ने वाले हैं। अगेन इंडियन लिटरेचर का क्वेश्चन आया, चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती रोड द बुक सत्यार्थ प्रकाश, ट्रू, 1875। In this book he talked about Vedas, elimination of caste system and things like that. Back to Vedas was the call given by Dayanand Saraswati, true। आपने बचपन में ही सुना होगा, वेदों की ओर चलो, अगर आप 4th 5th क्लास में जीके से एक्वेंटेड थे तो। ये दोनों ऑप्शन सही हो गए। आर्य समाज was started by Dayanand Saraswati in आंध्र प्रदेश, नो। आर्य समाज was started by Dayanand Saraswati in Bombay, 1875 itself. And Dayanand Anglo-Vedic schools were established based on his philosophy, true. So A, B and D are true, A, B and D are true. ये गलत है, इसमें बॉम्बे में उन्होंने शुरू किया। ये क्वेश्चन अगेन आपको आपका जो इंडियन इंग्लिश का हिस्ट्री है, जो इंग्लिश इन इंडिया की हिस्ट्री है, जो इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री है, उन दोनों चीज़ों को टेस्ट कर रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कुछ क्वेश्चंस आपके मेजर फिगर्स के अराउंड आएंगे ही आएंगे, है ना। अब हो सकता है अगले साल रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कुछ पूछ दे, कोई ऐसी फिलॉसफी अरविंदो के बारे में पूछ ले, तो आप उनसे आपको अवेयर रहना होगा। और जैसा मैंने पहले कहा, आप देखिए थोड़ा बहुत सिलेबस इधर उधर का। अरेंज द फॉलोइंग नोबेल प्राइज विनर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बीइंग अवार्डेड। शायद क्वेश्चन नंबर 14 या 16 में, हाँ 14 में एक क्वेश्चन आया था जिसमें यही करना था। तो ये वही बोल रहा हूँ कि अवार्ड्स आपको याद करने होंगे ऑलमोस्ट हर ईयर का, कौन कब पाया है। डोरिस लेसिंग जो हैं 2007 में पाई हैं, और इनका द ग्रास इज सिंगिंग, ग्रास इज सिंगिंग, ये एक बहुत अच्छा वर्क है। शायद 1970 में आया था, या 1950 में आया, 1950 में ग्रास इज सिंगिंग आया था। विलियम गोल्डिंग जिनकी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है यू शुड रीड इट। और इनको 1983 में ये मिला है नोबेल। किडजी डिसग्रेस जैसे नॉवेल्स के राइटर हैं, इनको मिला है 2003 में। और सोइंका को मिला है 1986 में, जो नाइजीरियन राइटर हैं, द रोड जैसे फेमस प्लेस के। अब इसका ऑप्शन आप लोग मैच कर लीजिए, कौन पहले आया, सबसे पहले आ रहे हैं बी एक ही ऑप्शन में, तो ये हो गया। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक मी एंड यू, दिस was 49, this one is 50. He says, he says, या सेथी बोल सकते हैं, अब पता नहीं क्या इसको प्रोनाउंस करें। He says, me and you, we got more yesterday than anybody. We need some more kind of tomorrow. तो भाई हमने बहुत yesterdays जिए हैं एक साथ, मतलब कुछ स्पेशल yesterdays, हमें कुछ अलग तरीके का कल चाहिए। तो which figure of speech is used here? Appropriate. हाइपरबली की बात नहीं है, मतलब कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा yesterdays पाए। हो सकता है उनकी लाइफ बहुत एडवेंचरस रही हो, तो ये तो नहीं कह सकते। आंसर एंटीथीसिस है।
एंटीथेसिस हो सकते हैं, क्योंकि येस्टरडे और टुमारो ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों को एक फ्रेज में लाया जा रहा है, तो इसका एंटीथेसिस होना चाहिए। आयरनी का कोई इसमें स्कोप नहीं है, मेटाफर का कोई स्कोप नहीं है, कोई कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ नहीं हो रहा है अभी उस तरीके का, ठीक। तो इसका आंसर एंटीथेसिस होना चाहिए। हमने शायद क्वेश्चन नंबर 16 में एंटीथेसिस की बात की है पैरेललिज्म करके, इसीलिए हम बोल रहे हैं आप फर्स्ट वाला वीडियो बार बार देखा है, मतलब बार बार ना देखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखा है। Which one of the following is not an autobiography? Again Indian literature. How I became a Hindu. ये वर्क जो है ये है सीताराम गोयल का, ये हिंदू नेशनलिस्ट थे, तो ये तो ऑटोबायोग्राफी ही है, ट्रू है। ऑल रोड्स लीड टू गंगा रस्किन बॉन्ड का वर्क है, 2007 में आया था। ये 1980s का वर्क है, शायद ये 1982 में आया था। ऑल रोड्स लीड टू गंगा 2007 का है और इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें गंगा जी की हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हैं और उनका मतलब ग्रोथ और उनके अराउंड स्टोरीज़, उनके बैंक्स पर बसे प्लेसेस की स्टोरीज, कुछ इस तरीके के डिस्कशंस हैं इसमें ऑल रोड्स लीड टू गंगा में। तो ये गंगा जी की स्टोरी है, तो डेफिनेटली नॉट एन ऑटोबायोग्राफी। तो आंसर तुम्हारे सामने आ गया है। विंग्स ऑफ फायर तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने भाई इनके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तब तो बड़ी गड़बड़ बात है। और लोन फॉक्स डांसिंग ये रस्किन बॉन्ड की ही ऑटोबायोग्राफी है, बॉन्ड की, और ये ऑटोबायोग्राफी में काउंट होता है, ये नहीं है। आई थिंक इसमें हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं बिना चेंज किए, बट ठीक है ऊपर ले आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर निसिम एजिकियल्स पोम। आपको एजिकियल के बारे में तो मैं थोड़ा सा एक सेकेंड ब्रेक ले लेता हूँ। एजिकियल के बारे में आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं आपके लिए। 1924 से 2004 के बीच में इनका टाइमलाइन है। एंटरप्राइज इन्हीं की पोम है, गुड बाय पार्टी पोम है, और ये तो नहीं है। और माइक ये है वो कमला दास का। अगर आप BHU का सिलेबस देखेंगे तो शायद आपको तुरंत आइडिया लग जाए कि कमला दास का वर्क है। ऑन किलिंग ट्री जो है गीव पटेल का है, जो अपने ग्रीन मूवमेंट से जुड़े हुए एक ऑथर, एक पेंटर, एक फिजिशियन थे और प्ले राइट भी रहे हैं, तो ये उनका ही वर्क है। तो इसमें से दो होंगे, A एंड C ओनली, ट्रू। आगे बढ़ते हैं। प्ले राइट और प्ले पूछा गया है। जॉन ऑसबर्न का, इसमें से अगर आपको ये ट्रेस करने में डिफ़िकल्टी होगी तब तो बड़ी बुरी बात है। लुक बैक इन एंगर, इसको आप जानते ही हैं। इसमें जिमी पोर्टर आता है और उसकी वाइफ एलिसन आती है, जिसमें जो मिडिल क्लास यूथ है उसकी प्रॉब्लम्स को रेज किया जा रहा है। 1956 आई गेस लुक बैक इन एंगर का है, नॉट गेसिंग इट्स ट्रू। आर्नल्ड वेस्कर का, इनके बारे में हो सकता है आप थोड़ा बहुत कम अवेयर हो। इनका वर्क है चिकन सूप विद बार्ली ये भी बेसिकली इसी ईयर में आया था, 1956 में आया था। और हैरल्ड पिंटर की द बर्थडे पार्टी, इसमें स्टैनली है उसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, BHU के सिलेबस में भी है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। 1959 में आया है ये, अगर आपको जब टाइम मिलेगा आप इसे पढ़िएगा। एंड टेनेसी विलियम्स का बचता क्या है, ग्लास मिनाग्री, ये वर्क आया था 1944 में, ठीक है। अब हमारा फटाफट मैच कर लेते हैं। A2 सिंगल केस, अरे यार जॉन ऑसबर्न, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक हो गया। द फर्स्ट वुमन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। आप देखिए फिर नोबेल से क्वेश्चन आ गया, 3-4 क्वेश्चन तो इसी से बन गए। इनफैक्ट एक क्वेश्चन 2022 के CVT PG में आया था, 22 में, जिसमें पूछा गया था कि आप लोग ये बताएं कि कौन सी शायद ब्लैक वुमन है जिनको फर्स्ट नोबेल मिला था। तो ये इस टाइप के कैटेगराइजेशन ज़रूर देख लीजिएगा। तो टॉनी मॉरिसन को तो 1983 के अराउंड मिला है। ये है इसकी आंसर, सेल्मा लैगरलॉफ। ये एक स्वीडिश राइटर थी, बहुत इनिशियल फेज की राइटर हैं, तो इनके बारे में मतलब बहुत इन डेप्थ तो कुछ नहीं मिला। मैंने इनका एक वर्क नोट किया है। बेसिकली आप गूगल पे इन पे विकिपीडिया का पेज इनका ओपन कर लेंगे तो बहुत
आसानी से हो जाएगा। इनका बर्थ हुआ था 1858 में और इनको जो नोबेल मिला था वो 1909 में मिला था। ये फैक्ट्स वाली चीज़ें फिर मुझे उतनी पसंद नहीं है, बट क्या करें। पर्ल एस बक और ये इटालियन है, तो इन लोगों को भी इनके बाद ही मिला है, मतलब क्या नाम है, पर्ल एस बक को 1938 में मिला है और डेलिडा को 20s में मिला है, 1920s में कभी मिला है। तो सबसे पहले 1909 में सेल्मा लागरलॉफ इसकी आंसर है। अब ये सब याद तो करना ही पड़ेगा, इवन इफ इसका कोई डायरेक्ट बहुत मतलब ना निकल रहा हो आपको। लिटरेरी जॉनरा, इसमें जॉनरा और टेक्स्ट को मैच करना है, तो ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे मतलब हम इससे चलते हैं, टेक्स्ट को मैच कराते हैं जॉनरा से, हमारा थोड़ा ऐसा मेथड है। तो प्रोमीथियस अनबाउंड, आपको पता है ये क्या है, ये लिरिकल ड्रामा है, किसका है, पीबी शेली का है, हाँ पीबी शेली का ड्रामा है, जो कब आया था, अराउंड 1820s में, है ना। तो अराउंड क्या वही है, मेरा एक अराउंड बोलने की आदत पड़ चुकी है मुझे। दूसरा मॉल फ्लैंडर्स, अब तक तो बहुत लोग सॉल्व कर चुके होंगे इस क्वेश्चन को। मॉल फ्लैंडर्स क्या है, सिंपल फिक्शन, और डैनियल डिफो का है, 1722 में आता है। ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन, हम पहले जेएस मिल की बात कर रहे थे, तब मैं उनका एक वर्क बताना यही भूल गया था, लेकिन मैंने कहा ना कि डिस्कस करेंगे। तो जेएस मिल का ऑन द सब्जेक्शन ऑफ वेमेन, आई थिंक 1869 में, ये मिल और उनकी वाइफ जो थी हैरियट टेलर मिल, उनके साथ बेसिकली आया था। और इनका एक और वर्क है जो आपको महत्वपूर्ण हो सकता है जानना, ये नॉन फिक्शन है ऑब्वियसली, फीमेल, हाँ मैं जिस वर्क की बात कर रहा था वह ऑन लिबर्टी जो वर्क है वो आपको जानना चाहिए। ये शायद 1859 में आया है, ठीक। तो ये 69 में है, ये 59 में आया था। और बच्चा पोइट्री, तो इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, वर्ड्सवर्थ का ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी आपको मालूम है। इसमें आपका टास्क है इसको मैच कर लेना, कौन सा सही आंसर आएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ये हो गया था 55, हो गया है 56 पे आते हैं। हमर्शिया रेफर्स टू, कौन सी ट्रेट, हम अभी ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे बात कर चुके हैं। ट्रेट इन द प्रोटैगनिस्ट इन प्लेस दैट आर ट्रैजिक। हमर्शिया ट्रैजिक फ्लॉ होता है, जिसकी वजह से, जैसे मैकबेथ में ट्रैजिक फ्लॉ था कि उसने क्या किया, उसका एम्बिशन उसका ट्रैजिक फ्लॉ था, उसकी हमर्शिया थी कि वो बहुत जल्दी राजा बन जाना चाहते थे लोग, बहुत जल्दी कुछ नहीं मिलता है, समय लगता है चीज़ों में। अरेंज द इंडियन राइटर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद रेफरेंस टू देयर ईयर ऑफ बर्थ स्टार्टिंग विद अर्लीस्ट। ओफो, ये तो कठिन क्वेश्चन आ गया क्योंकि आपको फिर से देखिए इंडियन लिटरेचर्स का क्वेश्चन आ गया। मैं बार बार लिखता जाता हूँ इस चीज़ को कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एस, जिसमें सारे लिटरेचर्स कवर्ड हैं। तो इस्मत चुगताई जो है ये 1915 में इनका बर्थ हुआ था। इनकी बहुत अच्छी ये रचना है लिहाफ, एक और एल लगा लेते हैं, लिहाफ 1942 में आई थी, पढ़नी चाहिए। ये वेमेंस राइट्स, वेमेंस सेक्सुअलिटी के ऊपर काफ़ी इन्होंने कुछ लिखा है। गुरदयाल सिंह राही, इनके बारे में थोड़ा आप लोग कम जान सकते हैं। इनका बर्थ है 1933 में, बट ये बहुत मतलब अच्छे राइटर थे पंजाबी के। इनका एक वर्क है माही दा दिवा, ये शायद लैम्प ऑन टूम्ब ऐसे करके इसका ट्रांसलेशन आएगा। माही दा दिवा जो है ये मतलब बहुत ही अच्छी नावल है, और इसका एक फिल्म भी इस पे बनी थी, 80s में फिल्म बनी थी। उसमें आप लोगों ने सब टीवी के FIR में एक गोपी करके कैरेक्टर को देखा होगा, जो बोलता है व्हाट इज़ योर नेम, इज़ द करके, या ऐसे मतलब उसकी राइमिंग्स होती हैं कि उन्नाव में ट्रैफिक जैम इज़ द। तो वो जो गोपी भल्ला है वो इसमें एक्टिंग किए थे इसकी फिल्म में। ये सब इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑथर्स और वर्क्स हैं। हरिवंश राय बच्चन तो कौन नहीं जानता है ना। तो हरिवंश राय बच्चन का जो बर्थ है वो 1907, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन, में फेमस हिंदी पोएट। इनकी जैसे मधुशाला 1935 में आती है ना। उसमें राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला, मतलब इफ़ यू स्टिक टू वन पाथ यू विल गेट टू योर मंजिल, है ना। वो बहुत अच्छी लाइन से, लोग समझते हैं इट्स अबाउट ड्रिंकिंग, इट्स नॉट। और इससे एक विशेष बात है कि BHU के आर्ट्स फैकल्टी में ही इसको फर्स्ट टाइम रीड किया गया था, मैंने इसके इंट्रो में कहीं पढ़ा था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय
वन ऑफ माय फेवरेट्स बैक भाई, जब मैं 11th-12th में पढ़ता था तो मैंने इनको काफ़ी पढ़ा है। 1876 में इनके बहुत फेमस वर्क्स भी हैं, जैसे कि देवदास, परिणीता, ऐसी फिल्में आपने देखी होगी। परिणीता में सैफ अली खान हैं और विद्या बालन हैं, इसमें देवदास में शाहरुख खान है। पाथेर डाबी इनका एक बहुत अच्छा उपन्यास है। श्रीकांत बहुत अच्छा उपन्यास है। तो ये सब आपको जानना है। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डी सबसे पहले आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। हाँ, चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द गॉथिक, टाइम भी देखते चलें। गॉथिक से कौन एसोसिएटेड है, तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन ही आपके सामने दिख जा रहा है, मैरी शेली। उनकी है फ्रैंकेस्टाइन नहीं, पता नहीं। तो ये जो वर्क है ये काफ़ी फेमस वर्क है। इसमें गॉथिक में और थोड़ा साइंस फिक्शन, सॉर्ट ऑफ अर्ली साइंस फिक्शन जैसा भी समझ सकते हैं। इसमें क्या, एक साइंटिस्ट रहते हैं विक्टर फ्रैंकेस्टाइन। वो क्या करते हैं, वो अपने लिए एक मॉन्स्टर डिज़ाइन कर देते हैं। जैसे रोबोट फिल्म में रोबोट डिज़ाइन हो जा रहा है, तो मैरी शेली उस पर मतलब ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो एम्बिशंस हैं उस डॉक्टर के, उस साइंटिस्ट के, वो उसको ले डूब रहे हैं। और बहुत गॉथिक सेटिंग है, जैसे ग्रेवयार्ड में चीज़ें हो रही हैं, वैसा है सब। इसके ऊपर पीके नायर ने भी काफ़ी कुछ लिख रखा है। लियो टॉल्स्टॉय और जैसे इनके तो बहुत एक क्लासिकल आपने राइटर हैं, एजरा पाउंड मॉडर्न हैं, चिनुआ अचेबे का। अब जब साउथ अफ्रीकन वाला लिटरेचर पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा। तो इसका आंसर मैरी शेली है। मैरी शेली डॉटर किसकी थी, मैरी वॉल्स्टनक्रॉफ्ट की, जिन्होंने विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन लिखा है। और उनके फादर थे विलियम गोल्डविन, वो भी एक थिंकर थे, और उनके हस्बैंड पीबी शेली। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट अ हेरोइक कपलेट। आए तो हेरोइक कपलेट क्या है, ये तो बहुत सिंपल है कि अ मीटर दैट सेलिब्रेट्स हीरोइज्म, ऑब्वियसली रॉन्ग। अ राइमिंग पेयर ऑफ वर्स लाइन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये सब अननेसेसरी है। तो इसके बारे में तो बहुत डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम पोइट्री के ऊपर जब पोइट्री टर्म को देखते हैं तो उसमें कपलेट्स को भी देखते हैं। हेरोइक कपलेट उसमें से एक बहुत फेमस फॉर्म है। क्वेश्चन आपके लिए मैं एक दे रहा हूँ कि कौन सा ऐसा वर्क था जिसमें फर्स्ट टाइम हेरोइक कपलेट यूज किया गया था इंग्लिश में, ठीक है। इसको आप देख के आइएगा। क्वेश्चन 60 फिर से, कोट फ्रॉम द प्ले, नेम ऑफ द प्ले। अगेन यू माइट फाइंड इट अ बिट डिफिकल्ट, लेकिन बहुत फेमस वर्ड्स हैं। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये कौन बोला, ये है हैमलेट का। इसको बोलने वाले हैं पोलोनियस। और ये एक्ट 2 सीन 2, एक्ट 2 सीन 2 में पोलोनियस बोलते हैं कि किसी चीज़ को छोटा करके बोलोगे तो वही छोटा करके कॉम्पैक्टली बोल पाना विट का, बुद्धि का प्रतीक है। ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज और हम लोग मेयरली प्लेयर्स, ये तो आपको पता है एज यू लाइक इट का है। और एक्ट वो उसमें भी शायद एक्ट 2 ही है, मैं शायद, और मेरे अराउंड्स को कभी कभी आप सीरियसली भी ले सकते हैं। ये एक्ट 2 और सीन 7 है। फिर आता है आपका वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ, ये भी बहुत फेमस लाइन है टेम्पेस्ट की। इसको उसमें प्रॉस्पेरो बोलता है। प्रॉस्पेरो जो शुरू से ही आपको स्टोरी में प्रॉस्पेरो दिखने लगता है ना। और ये है एक्ट 4 में और सीन 1 में। ओपनिंग लाइंस के आसपास में ही है ये। मेरे पास तो ये सारी बुक्स हैं, मैं चाहता था आपको दिखा दूँ, लेकिन खैर उन्हें कैरी कर पाना मुश्किल है। और आउट ब्रीफ कैंडल, मैकबेथ, एक्ट 5 सीन 5 मेरा फेवरेट रहा है। जब मैं BA फर्स्ट ईयर में था तो ये शुरू होता है, शी शुड हैव डाइड हियर आफ्टर, देयर वुड हैव बीन टाइम फॉर सच अ वर्ड, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो creeps in this petty pace from day to the last syllable of recorded time. फिर all our yesterdays have lighted us fools the way to dusty death. Out, brief candle. Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and is heard no more. It is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें मैकबेथ को पहली बार पता, अब उसकी वाइफ मर गई, अब उसको पता है कि उसको लड़ने जाना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने टाइम वेस्ट किया आपका, पर आप फटाफट मैच कर लेते। A2
A2 दो ही केसेस में है, ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज B4 बस सॉर्टेड। ठीक, आगे चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड द कंपाइलर ऑफ द वेदास, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको फिर से वेदा और महाभारत के बारे में जानना जरूरी बताया जा रहा है। इसमें वाल्मीकि जी नहीं है, रामायण के हैं, नारद मुनि से इनके मतलब नहीं है, व्यास जी इसके हैं, पाणिनि जी तो ग्रामर के राइटर थे। तो व्यास जी कंपाइलर थे इसके। पॉइंट क्या है, कंपाइलेशन का क्या पॉइंट है, ही डिवाइडेड द नॉलेज ऑफ वेदास इनटू 4 डिफरेंट वेदास, द अथर्ववेद, सामवेद। सबसे पहले तो ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और इनफैक्ट वो पुराणाज के लिए, पुराणों के लिए स्क्राइब भी थे, जैसे लिखने वाले जो होते हैं, तो व्यास जी ही थे। अपार्ट फ्रॉम बीइंग द ऑथर ऑफ क्या, महाभारत और ओमकारा। अब आया फिल्म अडाप्टेशन और टेक्स्ट, ये सब भी आपको जानना जरूरी है। जैसे अंगूर फिल्म, ये इस क्वेश्चन के बिहाफ में मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अंगूर किसकी अडाप्टेशन है, या शेक्सपियर की आप ये पता करके आएँ कि कौन कौन से प्लेस को अडाप्ट किया गया है हिंदी फिल्मों में। तो सबसे पहले आते हैं ओमकारा, ये है ओथेलो पर बेस्ड। इसमें इयागो का जो कैरेक्टर है, वो जो विलेनस जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है सैफ अली खान ने। फिर आता है मकबूल। मकबूल ये 2006 में आई थी, मकबूल 2003 में आई थी। तो मकबूल में मैकबेथ पे बेस्ड है, और इसमें मकबूल जो है मैकबेथ का कैरेक्टर कौन कर रहा है, जो लेट अपने इरफान खान साहब एक्टर थे, उन्होंने किया है। बहुत अच्छी फिल्म ये भी है। फिर आती है उत्सव, ये बेस्ड है मृक्षकटिकम, जो शूद्रक करके, शूद्रक ये स्टार्ट शू श प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखा जाता है, ये जो डॉट है, तो शूद्रक ने ये लिखा था मृक्षकटिकम। और उत्सव फिल्म जो है ये उसके ऊपर बनाई गई थी। और आई थिंक वी लॉस्ट द सिग्नल। तो हम फिर से बता दें कि उत्सव जो फिल्म है 1984 में आई है। उत्सव 1984 में आई है। थोड़ा सा कुछ इशू हुआ अभी स्क्रीन के साथ, तो मे बी वो लॉस्ट हो गया हो बोलने में। 1984 में आई है, और ये मृक्षकटिकम ऑफ शूद्रक के ऊपर बेस्ड है। ये जो फिल्म है, इसको प्रोड्यूस किया था शशि कपूर ने और गिरीश कर्नाड ने, जो अपने इंडियन इंग्लिश के बहुत अच्छे प्ले राइट थे। इन लोगों ने प्रोड्यूस किया था, और शायद शशि कपूर इसमें एक्टिंग भी की है। सावरिया फिल्म जो है ये, इसमें रणबीर कपूर और सोनम कपूर एक्टर्स हैं। ये बेस्ड, अब तो पता ही चल गया कि कौन सा ऑप्शन बच रहा है, व्हाइट नाइट्स ऑफ फ्योदोर दोस्तोयेवस्की। कुछ जगह उनकी स्पेलिंग्स दो तरीके से लिखी जाती है, पर आई एम राइटिंग दी वन दैट आई रिमेंबर एंड आई यूज, दोस्तोयेवस्की, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की। तो बहुत ये ऐसे राइटर हैं जिनको आप एमए में पढ़ेंगे, और इनको पढ़ना चाहिए। जैसे इनका नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड एक बहुत अच्छा वर्क है, क्राइम एंड पनिशमेंट बहुत अच्छा वर्क है ना। तो अब तो ऑप्शन सॉर्टेड हैं। अब मैं एक बार कर लूँगा, आप इसको नीचे अपना देख लीजिएगा कैसे क्या मैच करना है। आंसर सब आपको मालूम है, ठीक। विच हु फर्स्ट यूज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज यूज्ड बाय जॉन कीट्स। ये तो बहुत सोचना नहीं है, ये क्वेश्चन 22 में भी आया था, ये आता ही रहेगा, इस टर्म को देख लीजिएगा। सो व्हाट इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी, तब तक मैं लिख दूँ। इसको यूज किया था कीट्स ने दिसंबर 1817 में। सो नेगेटिव कैपेबिलिटी का अर्थ यह है कि मैन इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, डाउट, और विदाउट एन इरिटेबल रीच फॉर क्या, फॉर रीजनिंग, है ना। तो कहने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अनसर्टेन रह सकता है, उसको नहीं पता है ट्रूथ क्या है, पर फिर भी वो लिख रहा है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। एंड जॉन कीट्स सेज दैट शेक्सपियर possessed it so enormously। तो इस पर एग्जाम्पल नेगेटिव कैपेबिलिटी का शेक्सपियर देता है। ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसे रख लें ध्यान में। क्वेश्चन 64, अब तो थोड़ा सा और लेट हो रहा है, आई थिंक टाइम जो है 53 मिनट्स, 50 मिनट्स के आसपास। सोनेट, ये बहुत आसान है, 14 लाइन्स की पोम है। एपिक, लॉन्ग वर्स नैरेटिव ऑन सीरियस सब्जेक्ट,
लिरिक, अ पोम अटर्ड बाय ए सिंगल स्पीकर हु स्पीक्स हिज थॉट्स और इमोशंस। बचा एलिजी, लैमेंट, दुख, द रोना, मॉर्निंग, बस। तो इसमें गया A4 एक ही केस है, दो केसेस है, A4 में ये गया एंड B3, A4 B3, ओ A4 B3 ओनली केस इज सेकेंड वन। ठीक, फाइन। Which figure of speech is used in the opening line of Spencer's sonnet 57? ये अमोरिटी 1595 में, अमोरिटी जो सॉनेट्स आए थे 1595 में, ये उसमें की लाइन है। वॉरियर, व्हेन शैल आई हैव पीस विद दी। तो पूछ रहा है फिगर ऑफ स्पीच क्या है। सिलेबस में तो उसने पहले ही बोल दिया कि हमको फिगर ऑफ स्पीच चाहिए, जानना आपके लिए ज़रूरी है। मेटाफर है नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ नहीं हो रहा है। ये ऑक्सीमोरन हो सकता है, कैसे? आंसर तो खैर यही है कि स्वीट वॉरियर, व्हेन शैल आई हैव पीस विद दिस। स्वीट वॉरियर, स्वीट क्या है? जेंटलनेस के बारे में बात की जा रही है, कामनेस की बात, ऐसा एट्रीब्यूट है। कोई आदमी स्वीट है, बहुत काम आदमी, बहुत जेंटल आदमी है। कोई वॉरियर है, वो तो बहुत अग्रेसिव, बैटल वाली बात। तो ये ऑपोजिट है, स्वीट और वॉरियर एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए ऑक्सीमोरन होगा। मेटोनिमी, ऐसा कोई चीज़ किसी को जैसे रेफ़र करने के लिए कि हैंड्स मतलब मजदूर, इस तरीके का कोई यहाँ पे सेटअप नहीं है मेटोनिमी का, और आयरनी तो है ही नहीं। ठीक है, स्वीट इसमें बेसिकली ऑक्सीमोरन है, आयरनी का केस अलग हो सकता है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द स्पेंसर्स ऑफ, आई थिंक ये रिपीट हो गया इसमें, क्वेश्चन जब PDF तैयार किया जा रहा होगा तो वो रिपीट हो गया होगा। 66 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा वाज टर्म्ड एज माइथोस या मिथोस बाय अरिस्टोटल। अगर आप सिलेबस में एक टर्म देखेंगे प्लॉट, तो आपको MH अब्राम्स की फर्स्ट लाइन में ही आपको ये क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट फ्यू लाइन्स में ही, कि ये प्लॉट की बात हो रही है ना। तो इस पे हम और डिस्कस ज़रूर कर सकते थे, लेकिन चूँकि हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है तो इसलिए हम इस पे और डिस्कस फ़िलहाल नहीं करेंगे, है ना। और ये प्लॉट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन। तो आंसर कंफर्म, वो अमंग द फॉलोइंग वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी आसान है। अगर आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि जॉन लिली, जिनका यूफियस या ऐसा टाइटल हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी विट्स में, यूनिवर्सिटी विट्स हैं क्या? ये वो लोग हैं जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे 16th सेंचुरी में। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है, टॉमस किड, जो कहीं से पढ़े नहीं हुए थे पर उनको यूनिवर्सिटी विट्स में काउंट किया जाता है। बेन जॉनसन नहीं, इस टाइम तक इनका इससे कोई संबंध नहीं है। नैश है, मिडल्टन का कोई संबंध नहीं है। इसका आंसर है A और C, विच इज दिस वन। तो इसमें जो मेजर राइटर्स हैं वो क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, टॉमस नैश, टॉमस लॉ, जॉर्ज पील एंड किड, जिनकी हम बात कर चुके हैं। तो ये लोग हैं यूनिवर्सिटी विट्स। इसमें ऑप्शन भी हम लोग। अब आता है कॉम्प्रिहेंशन, वी हैव टू कवर इट फास्ट। बड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्ड्स को ध्यान से पढ़ें, पैसेजेस को अगर टाइम बचाएं, जिससे आप 2 बार कम से कम पैसेज को पढ़ पाएँ बिफोर आंसरिंग एनीथिंग, एंड थिंक अबाउट द पैसेज, थिंक क्रिटिकली अबाउट द पैसेज समटाइम्स। तो टाइम आपको उतना बचा के चलना होगा एग्जाम में। व्हेन वी अप्रोच प्रोज, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। व्हेन वी अप्रोच प्रोज फॉर द पर्पजेज ऑफ वर्किंग आउट अ लिटरेरी अप्रिशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप किसी चीज़ को, मतलब लिटरेरी वर्क को आप क्रिटिसाइज करने जाएंगे, एनालाइज करने जाएंगे, उसको बोलते हैं लिटरेरी अप्रिशिएशन के लिए। किसी वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए या बेसिकली उसकी बुराई करने के लिए भी जब आप उसको क्रिटिसाइज करेंगे या उसको एनालाइज करेंगे, उसको बोलेंगे वर्किंग आउट लिटरेरी अप्रिशिएशन। तो कह रहा है कि व्हेन वी अप्रोच प्रोज फॉर पर्पजेज, जब हम प्रोज को यूज करते हैं लिटरेरी अप्रिशिएशन के लिए, आवर मेन कंसर्न इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज टू मैच द थॉट कंटेंट विच इट इंटेंड्स टू कन्वे थ्रू द मीडियम। तो कहना क्या चाह रहा है कि हमारा कंसर्न क्या होता है, जब हम प्रोज को देखते हैं तो हम देखते हैं किस टाइप की लैंग्वेज यूज की गई है। बहुत आम जनता की लैंग्वेज है, बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, बहुत फॉर्मल लैंग्वेज है, या बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज है। विट कन्वे थ्रू द मीडियम, कौन इस मीडियम से क्या वो कन्वे करना चाहता है। इट इज़ सो डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री इन द एग्जैक्ट सेंस ऑफ द टर्म दैट सम क्रिटिक्स हैव इवन प्लीडेड फॉर द अबॉलिशन ऑफ डिस्टिंक्शंस।
तो कुछ ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि प्रोज और पोइट्री में बहुत डिस्टिंक्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। कई लोग वर्स ड्रामा लिखते हैं, कई लोग प्रोज पोइट्री लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। और ये कह रहा है कि कुछ क्रिटिक्स ने, कि कौन क्रिटिक्स ने कहा है कि मतलब जो लाइन है प्रोज और पोइट्री के बीच में वो नहीं ड्रॉ करनी चाहिए, वो सिमिलर जैसे हैं। किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो however, prose for the purposes of literary criticism is just another way of expressing our thoughts in the form of language when we view it as a question. Basically, prose जो है literary criticism के लिए एक हमारा एक another way है expression का। When we view it as a question of literary appreciation, our main attention is first to the thought content. Thought content क्या होता है? जो concepts, जो idea, जो meaning है किसी text में, उसको thought content बोलेंगे। So when we view it as a question of literary appreciation, जब हम प्रोज को उस तरीके से देखते हैं लिटरेरी अप्रिशिएशन के केस में, तो हमारा पहला जो कंसर्न होता है कि थॉट कंटेंट क्या है, क्या आइडियाज़ दिए जा रहे हैं, विच में डिफर इन इट्स नेचर। तो पहला चीज़ है कि अलग अलग तरीके के थॉट कंटेंट्स हो सकते हैं। द नेचर ऑफ द थॉट कंटेंट विल डिटरमिन फर्स्ट द रजिस्टर ऑफ द लैंग्वेज। अब थॉट कंटेंट किस टाइप का है, उससे लैंग्वेज की रजिस्टर क्या होते हैं? दीज आर स्पेसिफिक वर्ड्स यूज्ड बाय डिसिप्लिन। जैसे कि अब इकोनॉमिक्स में कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल होगा, उसके लिए टर्म है। जैसे कार्टेशियन प्रिंसिपल, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर वाले क्या जानेंगे, है ना। तो जैसे कैलकुलस है तो वो उनका टर्म है। उसी तरह हम लोग भी हैमर्शिया जैसी बात बोल देंगे तो वो लोग नहीं समझेंगे। तो हर लैंग्वेज, हर प्रोफेशन का एक रजिस्टर होता है, एक जार्गन होता है, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। तो ये कहना ये चाह रहा है कि जो थॉट कंटेंट है, जैसे जर्नलिज्म में जो बात लिखी जाएगी उससे उसमें उस तरीके के वर्ड यूज किए जाएंगे। लिटरेचर में जो यूज किया जाएगा उसका अलग वर्ड होगा। अ टेक्निकल आइडिया वुड रिक्वायर अ टेक्निकल रजिस्टर। अगर हमको फिजिक्स के बारे में बात करनी है तो फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स के टर्म्स में हम लोग कुलॉम की बात करेंगे, हम लोग ओम्स लॉ की बात करेंगे, इस तरीके से सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इस तरीके के वर्ड्स यूज करेंगे। वेयर एज अ लिटरेरी पीस वुड रिक्वायर ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंग्वेज। लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज अलग होगी। The prose of a journalist would be guided by the requirements of the public it is addressed to। जब आप अखबार में पढ़ते हैं तो उसका अलग मेथड होता है, उसका अलग आइडिया होता है। It would mostly be simple language which even an ordinary reader can make sense of। A literary writer, मतलब जर्नलिस्ट क्या करेगा? जर्नलिस्ट ऐसा लिखेगा जिससे कि एक नॉर्मल आदमी को भी पता चल जाए, मेक सेंस करे। क्योंकि अगर अखबार पढ़ने वाला कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। अ लिटरेरी राइटर हु हैज ए स्पेशल ऑडियंस इन माइंड वुड ट्राई टू कन्वे द डेप्थ ऑफ हिज माइंड और वुड यूज द नुआंसेस ऑफ द लैंग्वेज टू कन्वे द सटलिटी ऑफ इमोशनल कॉम्प्लेक्स दैट ही सेट्स आउट टू कन्वे। तो बेसिकली क्या है कि एक जो राइटर है लिटरेचर का, वो क्या करेगा, उसका एक स्पेशल ऑडियंस उसके दिमाग में है, वो डेप्थ ऑफ हिज माइंड को वो कन्वे करेगा लैंग्वेज को बहुत सोफिस्टिकेटेड बना के, जैसे ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट, इस तरीके के वर्ड्स यूज करके। अ क्रिटिक वुड सेट आउट कंस्ट्रक्टिंग वेल कंपोज्ड इकोनॉमिकल सेंटेंसेस। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं तो आप एकदम क्लियर कट लिखेंगे। जैसे वर्ड्सवर्थ ने अगर कुछ लिखा है तो उसको एकदम क्लियरली बोला है ना, कि जैसे एक स्टेटमेंट हमारे फर्स्ट वीडियो में था, कौन सा था, जिसमें पोइट्री के ऊपर, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कितना स्ट्रिक्टली लिखा गया। दैट इज सेट्स आउट टू अ क्रिटिक जो है वो वेल कंपोज्ड इकोनॉमिकल छोटे सेंटेंसेस, कॉम्पैक्ट सेंटेंसेस लिखेगा एफर्ट वेस्ट किए बगैर। ईज ऑफ एक्सप्रेशन इज अनदर क्राइटेरियन इन दिस मैटर। कितना आसानी से लिखा जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है। इफ द राइटर टेंड्स टू लेबर हार्ड एंड ओवरवर्क हिज एक्सप्रेशन विद बॉम्बास्टिक वर्ड्स, बहुत भारी भारी वर्ड्स डाल दे तो बहुत मुश्किल हो जाता है रीड करने के लिए। इट इज़ ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू मेक एनी इंप्रेशन ऑन रीडर्स माइंड्स इन एनी केस। जब नॉर्मल वर्ड रहेगा तो रीडर रिलेट कर पाएगा, जब वो वर्ड्स की मीनिंग ही सर्च करता रह जाएगा तो वो तो बहुत दिक्कत होगी। बेस्ट राइटिंग इज सिंपल, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। तो बट द मेन थिंग दैट अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म केयर्स अबाउट इज द नेचर ऑफ द थॉट कंटेंट ऑफ द पैसेज। अगर आप किसी वर्ड को, वर्क को देखने जा रहे हैं स्टूडेंट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म होते हुए, तो आप देखेंगे उसका थॉट कंटेंट क्या है, वो जर्नलिस्टिक है या नॉन जर्नलिस्टिक है, पोएटिक है, क्या है। फॉर पोएटिक नहीं, मतलब बेसिकली लिटरेरी है कि नहीं। फॉर लैंग्वेज मस्ट कन्वे विद अ सेंस ऑफ इकोनॉमी, ईज ऑफ एक्सप्रेशन एंड एग्जैक्टनेस ऑफ अप्रोच। इकोनॉमी हो, आसानी से एक्सप्रेस हो, एग्जैक्टनेस हो अप्रोच में। द थॉट कंटेंट ऑफ द राइटर, इन मेथड से वो अपने कंटेंट को सही से एक्सप्रेस कर पाए। इकोनॉमी से, इकॉनमी बेसिकली एक्सप्रेशन जो है ईज
इन मेथड से वो एक्सप्रेस करें। द फेलियर टू मीट दिस डिमांड मीन्स दैट द राइटर हैज़ नॉट अचीव द रिक्वायर्ड कमांड ओवर द लैंग्वेज दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ गुड राइटर। तो एनी गुड राइटर मस्ट बी possessing these qualities. Coming to the questions, because we have taken a lot of time, I think we are already close to 1 hour. The given passage may be characterized as didactic. No, इसमें कोई प्रीचिंग नहीं हो रही है, कोई सिखा नहीं रहा आपको स्पेसिफिकली, है ना, कि ऐसा ही जीवन होना चाहिए। वो बेसिकली आपको एक्सप्लिकेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो इसका राइट आंसर है एक्सप्लिकेटिव। सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सारे लोग शेयर करते हैं कि ऑथर का सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं है, और साइकोलॉजिकल तो कोई बात ही नहीं है इसमें, ऐसा कुछ साइकोलॉजी की तो बात हो नहीं रही है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोज, क्वेश्चन के हिसाब से वो बोला है। हम अगर आप एक और आप स्क्रीनशॉट लेके खोल लें तो हम अब जो पढ़े हम पैसेज, उसमें हम क्या समझे कि यूज ऑफ बॉम्बास्टिक वर्ड्स गुड प्रोज का एग्जाम्पल नहीं है। मैचिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टारगेटेड रीडरशिप ट्रू, ईज ऑफ एक्सप्रेशन ट्रू, इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स ट्रू। तो BCD का जो केस है ये होगा, ये ट्रू है। अब हमको पैसेज को दिमाग में रखने आना भी चाहिए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पैसेज से ही पूछा गया। अ लिटरेरी राइटर, हमने ऊपर पढ़ा कि हैज़ ए स्पेशल ऑडियंस इन माइंड एंड वुड ट्राई टू कन्वे द डेप्थ ऑफ हिज माइंड, यही है। तो ये तो सीधे सीधे पैसेज से सॉल्व हो गया। और A का 4 हम देख लेते हैं, इसका आंसर ये है, बाकी आप मैच कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे पैसेज से उठाया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वंस एज पर द रीडिंग ऑफ द पैसेज। प्रोज एज अ मीडियम ऑफ लिटरेरी अप्रिशिएशन, तो प्रोज अगर हम लिटरेरी अप्रिशिएशन के मीडियम को देखें तो हाईली एलिवेटेड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वर्ड्स की बात की जा रही है। शुड एग्जिबिट अ क्रिएटिव एंड फैंसीफुल स्टाइल, जरूरी नहीं है। शुड फोकस ऑन स्कॉलरली जार्गन, जरूरी नहीं है। शुड यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का कंटेंट, उस हिसाब से लैंग्वेज, ठीक है। अब लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, अच्छा फिर एक कॉम्प्रिहेंशन है। इट इज़ द सिंपल थिंग्स इन लाइफ दैट कीप अस फ्रॉम गोइंग क्रेजी। सिंपल थिंग्स से ही सब हम लोग नॉर्मल, दाल चावल ना मिले महीने 2 महीने तक तो जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। दे कंट्रीब्यूट मोर टू आवर जनरल हैप्पीनेस एंड हेल्थ दैन एक्ट्स ऑफ पैशन एंड हाई एक्साइटमेंट। जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, जैसे आप गए, आप कहीं क्लास गए, आपने खाना खाया, ये सब चीज़ें ही आपको बहुत हैप्पीनेस देती है। कोई चीज़ आप देखते हैं डेली, एक फूल को खिलते हुए देखते हैं डेली, ये सब सिंपल चीज़ें हैं लेकिन आपको हैप्पीनेस देती है। लाइक दैट पिजन इन द स्काईलाइट इन दिल्ली नर्सिंग होम, अब ये कहाँ नर्सिंग होम में भर्ती होंगे, वेर आई वॉज इनकार्सरेटेड फॉर 2 or 3 days, 2-3 दिन के लिए वहाँ पड़े हुए थे। आई वॉज फीलिंग डाउन बट इवन वर्स दैन द illness that had brought me there were the series of tests the doctors insisted I had to go through। ECG, हार्ट में ऐसे पिन प्लग लगा के उसमें हार्ट बीट्स और ऐसे पैटर्न्स नोटिस करते हैं कि हार्ट बीट में कैसे जा रहा है ना, ये ECG मशीन होती है। अल्ट्रासाउंड आप जानते हैं, एंडोस्कोपी बॉडी के अंदर देखती है, एक्सरे है, ब्लड टेस्ट, बार बार ब्लड लेना, लोगों को पेन होता है। Probe into any orifice, any hole they could find in body, and at the end of it all, a fat bill designed to give me a heart attack। तो कह ये रहा है कि परेशानी मेरी इलनेस नहीं थी, उससे बुरा क्या है, ये सब चीज़ें। The only thing that prevented me from running into the street and shouting for help was that pigeon in the skylight, है ना, क्योंकि ये पिजन को देखते थे अपने कमरे से या अपने जहाँ भरते थे। तो ये परेशान होने से इनको कौन बचा रहा था, उस पिजन का व्यू, सिंपल चीज़। It sheltered there at various times during the day and its gentle cooing soothed my nerves। इसकी आवाज़ से मुझे बहुत अच्छा फील होता था। I owe my sanity to that pigeon। अगर मैं होश में हूँ, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, तो मेरी सैनिटी, मेरा जो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है, उसका जो रीज़न है वो पिजन। एंड एज आई राइट दिस आई एम रिमाइंडेड ऑफ अदर कंसोलेशंस। हमारे लिए हम सैनिटी का कारण तो पिजन है, पर मुझे थोड़ी बहुत और चीज़ों से जो थोड़ी बहुत पीस मिली है। पहले तो इसने मुझे पागल होने से बचा लिया, लेकिन मैं अन्य चीज़ों से कंसोल कैसे हुआ हूँ। द विंटर सन और ओल्ड बोन्स, है ना, जो बूढ़े लोग हैं, द लाफ्टर ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की हंसी। आप एक पोम जरूर देखें, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये पोम हिंदी की है। स्मॉल बर्ड्स नेस्ट, ये बता रहे हैं कि इन चीज़ों से इनको ये नागार्जुन की पोम मैंने बोली। व्हाट वाज वर्स दैन द इलनेस। अब क्वेश्चन है, इलनेस से बुरा क्या था। हमने अभी बात की कि अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ टेस्ट एंड फैट बिल्स, ये सही है। व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट प्रिवेंटेड द राइटर फ्रॉम लूजिंग हर सैनिटी।
हर सैनिटी, अच्छा ये फीमेल राइटर थी, सॉरी, टेस्ट दैट प्रॉमिस्ड रिकवरी अ सॉलिटरी पिजन, इसकी वजह से ही हम देखें कि ये तो गिवन लाइन थी, इसकी वजह से उनकी सैनिटी रिमेन्ड इंटैक्ट। विच टर्म अप्लाई द बेस्ट टू द गिवन पैसेज, आर्गूमेंटेटिव, कोई आर्गूमेंट नहीं दे रहा है, गलत बात है। डिस्क्रिप्शन सिर्फ दे रहा है, नहीं। रिफ्लेक्शन कर रहा है, ऑब्वियसली ये सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। नैरेटिव, सिर्फ स्टोरी नहीं सुना रहे हैं, इट्स ऑल्सो इमोशनल, है ना, तो ये रिफ्लेक्टिव हो गया। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, विथ व्हाट स्टॉप्स वन फ्रॉम गोइंग क्रेजी, द वेरी फर्स्ट लाइन, सिंपल थिंग्स स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग क्रेजी। तो हमने सारे 75 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और अगर हमें फ्यूचर में वक्त मिला तो हम अन्य पेपर्स को भी ज़रूर डील करेंगे। एंड आफ्टर दिस वीडियो वी आर फॉर्मली बिगिनिंग आवर कोर्स। तो द करंट प्राइस इज़ basically 2999, but you can avail an extra 10% discount if you buy it on our app up to शायद 4th September. तो please if you like this video, if you like the method of my teaching, आप डेमो वाला वीडियो देखें, सिलेबस वाला वीडियो भी ज़रूर देखें, और अगर आपको ये सब पसंद आए तो कंसिडर बाइंग दिस कोर्स। हम शुरू में कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए YouTube पे भी अवेलेबल कराएंगे, जिसको आप न सिर्फ अभी देख पाएंगे बल्कि बाद में भी वो आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग पेशेंट, और थैंक यू।